योगी से अदावत, मुख्तार की दुर्गत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी अभियान के तहत शामली पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये वो क्षेत्र है जहां से यूपी पर पूर्वांचल के हिंसक वातावरण की छाया पड़ रही थी, लेकिन इस क्षेत्र में बदलाव आया और हिंसा के धुएं पर भी विकास का पानी डालकर उसे दबा दिया गया। ये वोट जब गलत हाथों में जाता है तो किराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है। देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सीएम योगी का जनता के लिए यह संबोधन चुनाव के मद्देनजर सामान्य है, लेकिन शामली कैराना क्षेत्र के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद का मतलब अलग है। इसका मतलब सीएम योगी ने ठीक 1 वर्ष पहले अलग ही अंदाज में समझाया था। ये शब्दों की लच्छेदारी नहीं थी, बल्कि बाहुबलियों और रुतबेदार लोगों के इशारे पर हो रही हिंसा का जवाब था, जिसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन ये ऐसा क्या था जो सीएम योगी के एक बयान से बदलाव की नई तस्वीर निखर कर सामने आई? इससे जानने के लिए उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का उदाहरण सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत के लिए अतीत में जाना होगा। वर्ष 2005, मऊ में दंगा। 1995 में जेल से छूटने के बाद मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की जगह मऊ में अपना अड्डा जमा लिया था, जहां उसने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और एक बाहुबली नेता के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन ना तो उसने गुनाह का दामन छोड़ा, ना ही राजनीतिक रसूख का मददगार के रूप में इस्तेमाल किया, बल्कि इस रुतबे और हनक का इस्तेमाल उसने अपने मतलब के लिए किया और 3 टर्म लगातार मुख्तार विधायक बना रहा। लेकिन 2005 में एक दंगे ने मुख्तार की हनक खत्म करने और उसके दर्दनाक अंत की पटकथा लिख दी। वर्ष 2005 में मऊ में एक दंगा भड़क गया। इस दंगे में 1 महीने तक शहर जलता रहा। पहली बार मऊ में रेल संचालन बंद हुआ और इस दंगे को भड़काने का आरोप मुख्तार पर लगा। दरअसल ये दंगा मऊ के रामलीला मैदान में लाउडस्पीकर तोड़कर फेंकने को लेकर हुए बवाल का नतीजा था, जिसमें 2 समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे और उस समय मुख्तार भी शहर में मौजूद था और माना जाता है कि उसकी मौजूदगी की वजह से ही दंगा 1 महीने तक शांत नहीं हुआ और इस दावे में कुछ वीडियो फुटेज मददगार साबित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद मुख्तार अंसारी खुली जीप में खुलेआम हथियार लहराता हुआ बंदूकधारी गुर्गों के साथ घूम रहा था और मऊ रक्त रंजित हो रहा था। जी सही बात है कि हम लोग पीड़ित हैं और हमारे जैसे और भी सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं। अभी तक हमने सुना था कि जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है, और आज वो चीज़ हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कैसे बुरे कर्मों का फल इस तरह से निकल करके सामने आता है। तो अपना डर समाज में बनाए रखने के लिए इनको ऐसा था कि कोई ऐसा ना आ जाए कि जिससे हमारा डर समाज से ख़त्म हो जाए, बाकी और लोग भी मुझे टैक्स देना छोड़ दें। तो इस वजह से ऐसा उन लोगों ने काम कराया। मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, क्या लग रहा है? हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर खुश है। मैं हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मुख्तार अंसारी की हनक की नुमाइश होनी बाकी थी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर बनने की उसकी इच्छा अधूरी थी, जिसे पूरा करने के लिए वो अत्याचार और अपराध के रास्ते पर चल पड़ा था। उसने वो सब किया जिससे उसका नाम दहशत का पर्याय बन जाए। मुख्तार अंसारी मऊ दंगे के केस में जेल चला गया, लेकिन जेल के अंदर से ही वो अपना साम्राज्य चलाने लगा। जेल के अंदर बैठकर वो हर काम कर सकता था जो बाहर रहकर करता। जेल के अंदर रहकर ही मुख्तार अंसारी ने कई चुनाव लड़े और जीते। जेल में बंद मुख्तार की दहशत का मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर तक प्रसार होता रहा।
लेकिन किसे पता था कि मऊ दंगे ने मुख्तार के भविष्य में दर्दनाक अंत की पटकथा लिख दी थी और उन दर्द भरे भविष्यों के पन्नों की कलम थी तत्कालीन गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ दंगे से ठीक 1 वर्ष बाद मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे और योगी का यही वजन मुख्तार जैसे गैंगस्टर से अदावत का कारण बना। तत्कालीन सांसद योगी गोरक्षनाथ मंदिर से मऊ के लिए रवाना हुए थे। 10-12 गाड़ियों के इस काफिले के साथ आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था, लेकिन गोरखपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला 150 तक पहुंच गया और फिर प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ के काफिले को गोरखपुर और मऊ की सीमा दोहरी घाट पर रोक लिया। ये वो समय था जब योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पीड़ा दिखाने वाले ही मायूस रह गए। वो अपने आंसू दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आंसू पीने पर मजबूर किया गया। ये जो 96 में सबसे पहले जब ये विधायक बनता है मऊ से, वहाँ से लगातार विधायक रहा। इसने सबसे बड़ा जो क्राइम किया, एक साथ 7 लोगों की हत्या कराई। वो बातचीत भी एक मौजूदा विधायक और मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत भी रिकॉर्डेड मिली थी। टेलीफोन कन्वर्सेशन जो कोर्ट में पेश होने पर सीडी चली नहीं थी, वो सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं हो पाई और वहाँ सीबीआई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में, क्योंकि मुख्तार का जो काम करने का तरीका था वो हत्या कराता था और जो मुख्य गवाह होते थे उनको मार दिया करता था। मऊ में जो भी कुछ हो रहा था वो मुख्तार अंसारी की हनक की वजह से ही हो रहा था, लेकिन योगी प्रण ले चुके थे और वो इस प्रण को हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे। इसलिए मुख्तार अंसारी हमेशा उनके टारगेट पर रहा, जिसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ रही थी। सीएम योगी का ये आरोप तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं थे, बल्कि एक बाहुबली नेता की हनक की वजह से उन्हें प्रशासन से मिल रही प्रताड़ना पर थे। तब योगी असहाय नजर आ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि भविष्य में क्या लिखा है, और जो लिखा था वो हो गया। मुख्तार अंसारी जेल गया तो बाहर नहीं निकला। जेल में रहते हुए ही उसने गुनाह के साम्राज्य को आजमगढ़ तक फैलाया। कहा जाता है कि वो जेल से न सिर्फ अपना नेटवर्क ऑपरेट करता था, बल्कि जब चाहे जेल से बाहर भी निकल आता था। बिना किसी को कोई भनक लगे मुख्तार कई बड़े गुनाह जेल के पर्दे के पीछे से रहकर करता था, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की अदावत गहराती जा रही थी। इस अदावत में योगी आदित्यनाथ एक बाहुबली नेता के अत्याचार के अंत के लिए लड़ रहे थे, मुख्तार के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तार रुक नहीं रहा था। उसने आजमगढ़ में आतंक का साम्राज्य खड़ा कर लिया था और योगी अपने प्रण को पूरा करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ते रहे।